नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र सिंह चारण अपेक्स क्लासेज एजुटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों की बड़े लंबे समय से ये मांग थी कि आप भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे को इस कोविड-19 जैसी महामारी में शिक्षा देने का प्रयास करें। इसीलिए मेरे को ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी जो आपको एक मजबूत और बेहतरीन टीम के साथ कुछ अच्छे आपके लिए प्रयास कर सकें। इसीलिए इसी विकल्प के रूप में हमने इस अपेक्स यूट्यूब चैनल को शुरू किया है। अतः आपसे लगातार ऑफलाइन में प्यार मिलता रहा है और हम ये इच्छा जाहिर करेंगे कि ऑनलाइन में भी ये प्यार और आपका स्नेह बरकरार रहे। अब देखिएगा, अपन बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में और मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको संविधान को सरल और रोचक भाषा में और अच्छे से अच्छे अपने तरीके से कैसे उसको पढ़ा जाए, ऐसी बातें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन बात करेंगे इस संविधान की। सबसे पहले मैं जिस सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा हूं उसका नाम मैंने लिखा है संविधान। अब देखिएगा, इस सब्जेक्ट का नाम ही संविधान है, तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि संविधान कहते किसे हैं, है ना। संविधान की परिभाषा क्या है। इस सब्जेक्ट अगर संविधान की परिभाषा की बात करें तो आप प्रत्येक विद्यार्थी अपने अपने अनुसार इस संविधान की अलग अलग परिभाषाएं दे सकता है। कोई कह सकता है कानूनों की एक ऐसी किताब, कोई कह सकता है कानूनों का एक ऐसा पोता जिसके माध्यम से देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाए। अब देखिएगा, अपन रीट, पटवार या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि अपने प्रश्नों का जो स्वरूप रहेगा वो विकल्प रूपी प्रश्न आएंगे, अर्थात एक प्रश्न देके अपने को उसके सामने 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो वैसे आपको आपके पेपर में ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि संविधान किसे कहते हैं और आपको उसको स्पष्ट करना है, नहीं। लेकिन आप अगर आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आरएस मेंस में मान लीजिएगा आपको ये प्रश्न दे दिया कि संविधान किसे कहते हैं, 20 शब्दों में आंसर दीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसमें अपने को थोड़ी सी परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि अपने को 20 शब्दों में सटीक भाषा में आंसर देना है। अब देखिएगा, उसी परिभाषा की मैं बात करूंगा और उस परिभाषा से अपने को फायदा यह होगा कि अपन एक तो अच्छे से परिभाषा लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और एक मैं जो परिभाषा दे रहा हूं उस परिभाषा में 2 विकल्प रूपी प्रश्न भी बन सकते हैं। अब देखिएगा, संविधान किसे कहते हैं तो किसी भी देश की जनता के द्वारा, मैंने आपके सामने बात की कि किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्मित लिखित या अलिखित कानूनों का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्मित लिखित या अलिखित कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, उसे ही अपन संविधान कहते हैं। अब देखिएगा, मैंने मेरी परिभाषा में कहा कि किसी भी देश की जनता के द्वारा, अर्थात पहली बात तो आपको यह समझ लेनी है कि मैंने पर्टिकुलर भारतीय संविधान की परिभाषा की बात नहीं की है, मैंने विश्व के सारे संविधानों की परिभाषा की बात की है। लेकिन आपके बोर्ड के ऊपर 2 शब्द मैंने लिखे हैं। मैंने कहा किसी भी देश की जनता के द्वारा या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्मित लिखित या अलिखित कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, उसे ही अपन संविधान कहते हैं। अब देखिएगा, 2 बातें लिखी मैंने कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब यहां से पहला प्रश्न आपको पूछने की वो कोशिश कर सकता है, क्योंकि अब मैंने 2 बातें लिखी कि किसी भी देश की जनता के द्वारा या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, है ना। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जब विश्व में संविधान बन रहे थे तो विश्व के देशों के संविधान निर्मित करते समय कुछ देशों में संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष भी हुआ तो कुछ देशों में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष भी हुआ, है ना। तो अपने को जो प्रश्न पूछा जाएगा वो भारत के बारे में पूछा जाएगा और आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि भारत में संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष हुआ था या अप्रत्यक्ष हुआ था। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, आपको अगर ये प्रश्न पूछ ले तो इसका सही आंसर होगा कि भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया था। अब देखिएगा, मैंने आपको यह कहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया था, तो इसका मतलब
पहला प्रश्न तो आपके समझ में आ गया, अप्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा गठित की गई। अब इसका मतलब क्या होता है कि मैंने आपको यह तो बोल दिया कि भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया था, तो इसका मतलब सीधा सा आपको यह समझ लेना है कि अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि संविधान सभा में जाने वाले लोगों का चुनाव सीधा भारतीय जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था। संविधान सभा में जाने वाले लोगों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, है ना, अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। तो इसका मतलब संविधान सभा में जाने वाले लोगों का चुनाव स्पष्ट रूप से सीधा जनता के द्वारा मत देके नहीं किया गया था। तो आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, और वो प्रश्न ये उठेगा कि आपने सर बोल तो दिया कि भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष किया गया था, है ना, तो अप्रत्यक्ष किया गया था, तो आपसे मेरे प्रश्न ये पूछोगे मेरे से कि फिर संविधान सभा में जाने वाले लोगों का चुनाव किया किसने था? प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ, तो किया किसने था? बहुत शानदार सवाल है, और 2018 RSP में आपसे यही सवाल पूछा जा चुका है ना। और प्रश्न पूछने का उसका तरीका यह था कि भारत में संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था। ध्यान रखिएगा, उन 4 ऑप्शन में से जब आप पेपर देखोगे तो 3 नंबर वाला ऑप्शन आपको यह मिलेगा जिसमें उसने लिखा कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से गठित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा भारत में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। अब देखिएगा, मैंने आपको उस प्रश्न का आंसर तो बता दिया कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से गठित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। अब देखिएगा अप्रत्यक्ष कैसे होता है, तो यह समझना जो मैं बता रहा हूं आपको कि अप्रत्यक्ष कैसे हुआ था। अब देखिएगा, आपको पता है कि जब भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे उस समय भारत 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में था, वो 3 भागों में कैसे बांटा गया था कि भारत में प्रांत भी थे और भारत में रियासतें भी थी। भारत में प्रांत भी थे, भारत में रियासतें भी थी, और भारत में केंद्र शासित प्रदेश भी थे। भारत में प्रांत भी थे, भारत में रियासतें भी थी, और भारत में केंद्र शासित प्रदेश भी थे, और इन तीनों से ही संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। अब संविधान सभा में प्रांतों से भी लोग गए थे, संविधान सभा में रियासतों से भी लोग गए थे, और संविधान सभा में केंद्र शासित प्रदेशों से भी लोग गए थे। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि इन तीनों से ही संविधान सभा में लोगों का चुनाव अलग अलग तरीके से हुआ था। अब मैंने आपको यह बता दिया कि संविधान सभा का चुनाव तो अप्रत्यक्ष हुआ था, लेकिन हुआ कैसे था मैं तीनों का ही तरीका बता देता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं कि प्रांतों से संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। अब देखिएगा, आपको यही तो प्रश्न पूछा 2018 में, है ना, और उसका आंसर था 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। अब देखिएगा, आपको पता है कि वर्तमान में मैं एक शब्द यूज कर लेता हूं, अगर आपने कभी राज्यसभा पढ़ी है, अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे राज्यसभा की भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको अगर किसी ने राज्यसभा के चुनाव के बारे में थोड़ा बहुत समझ रखा है, और वैसे मेरे ऑफलाइन विद्यार्थियों ने तो अच्छे से समझ रखा है क्योंकि उनको मैंने चुनाव में 1 घंटा लगा के अच्छे से चुनाव की प्रणाली पूरी समझाने की कोशिश की है, और मैं ये आशा करता हूं कि मेरा प्रत्येक विद्यार्थी अच्छे से चुनाव की प्रणाली समझ चुका है, जो मेरे से ऑफलाइन क्लासों में पढ़ चुका है। देखिएगा, अभी वर्तमान में मैं एक शब्द यूज कर लूं कि वर्तमान में जैसे राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव होते हैं, उसी तरीके से प्रांतों से संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। और ध्यान रखिएगा मित्रों, ध्यान रखिएगा, इन प्रांतों में विधानसभाओं का जो गठन हुआ था वो 1935 के अधिनियम के माध्यम से हुआ था। तो इसका मतलब प्रांतों से जो संविधान सभा में सदस्य गए थे उनको चुनाव सीधा जनता के द्वारा नहीं हुआ था। तो कैसे हुआ था? उस समय प्रांतों में थी विधानसभा, और विधानसभा के सदस्यों ने चुनकर संविधान सभा में सदस्यों को भेजा था। तो इसका मतलब प्रत्यक्ष नहीं तरीका हुआ, अप्रत्यक्ष। दूसरा, संविधान सभा में सदस्य गए थे रियासतों से भी। अब रियासतों से सदस्यों का चुनाव ही नहीं हुआ था, रियासतों से सदस्यों को किया गया था मनोनीत। क्या किया गया था मित्रों? मनोनीत किया गया था। अब देखिएगा, मनोनीत किया गया तो उस समय रियासत का जो शासक था वो कहता था मेरी रियासत से ये आदमी संविधान सभा में जाएगा तो वही जाएगा, क्योंकि जनता के द्वारा सीधा प्रत्यक्ष तरीके से नहीं पूछा गया था। अब देखिएगा, तीसरी बात मैं कर रहा हूं कि केंद्र शासित प्रदेशों से भी संविधान सभा में सदस्य गए थे, लेकिन जानने का तरीका यहां पर भी अप्रत्यक्ष ही था। अब देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों से जब संविधान सभा में सदस्य गए तो तरीका तो अप्रत्यक्ष था, लेकिन गए कैसे थे?
आप ये सवाल उठाओगे कि केंद्र शासित प्रदेशों से फिर संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ध्यान रखिएगा मित्रों, आपको पता है मैं यहां शब्द यूज कर रहा हूं केंद्र शासित, और आपको वर्तमान में भी पता होगा। मैं आपसे प्रश्न ये पूछ लूं कि आज की तिथि में वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, क्योंकि आपको पता है ये करंट का मुद्दा है, नवीन मुद्दा है, क्योंकि इस आंकड़े में कुछ फेरबदल हुआ है। कैसे हुआ है, आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले आपसे सवाल जब पूछते थे हम, तो आप बताते वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 है, लेकिन उस समय थी। और अभी अभी आपने देखा होगा कि मोदी सरकार के द्वारा धारा 370 को निष्प्रभावी करने के साथ ही जम्मू कश्मीर से तोड़कर एक लद्दाख नामक नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया गया था। और लद्दाख नामक नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन करने के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई थी 9। लेकिन वर्तमान में आंसर 9 भी सही नहीं है मित्रों। क्यों? क्योंकि वर्तमान में आपको प्रश्न ये पूछ ले कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 8। तो आप कहोगे फिर 8 कैसे हुआ, तो आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जिससे संख्या हो गई थी 9। लेकिन कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा कि दमन और दीव और दादर और नागर हवेली का विलय कर दिया, और दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के कारण वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है मित्रों 8। अब देखिएगा, अब इनका नाम ही केंद्र शासित है, तो इसका मतलब यहां पर शासन सीधा केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया था। तो केंद्र की सरकार के द्वारा जब किया जाता था, तो केंद्र की सरकार के द्वारा उस समय आपको देखा होगा कि केंद्र में वर्तमान में जैसे व्यवस्थापिका द्विसदनीय लोकसभा है, उसी तरीके से उस समय जब संविधान सभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय भी केंद्र में व्यवस्थापिका में सदन हुआ करता था, जिसका नाम था मित्रों केंद्रीय विधानसभा। और उस केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों से संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो इसका मतलब तीनों से ही चुनाव का तरीका था अप्रत्यक्ष। तो पहली बात तो आपके समझ में अच्छे से आ चुकी होगी कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव का जो तरीका था वो प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था। और मैंने आपको बता दिया कि अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ कैसे था। अब देखिएगा, यहां पर दूसरी बात मैं लिख रहा हूं, लिखित भी लिखा है तो मैंने अलिखित भी लिखा है। अब देखिएगा, इसका मतलब मैंने आपको परिभाषा में शुरुआत में ही कहा था कि मैं परिभाषा पर्टिकुलर भारत के संविधान की नहीं दे रहा हूं, विश्व के सारे संविधानों को ध्यान में रखते हुए परिभाषा की बात कर रहा हूं। लेकिन आपको प्रश्न में भारत के संविधान के बारे में पूछ लूं, तो आपको प्रश्न ये पूछ ले कि भारत का संविधान लिखित है या अलिखित है, तो आपका आंसर होगा भारत का संविधान कैसा है, लिखित है। अब देखिएगा, दोनों प्रश्नों का आंसर आपको मिल चुका है कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, अप्रत्यक्ष, है ना, और भारत का संविधान कैसा है, लिखित। अब देखिएगा, यहां से मित्रों एक बहुत ही शानदार सवाल बनने की पूरी संभावना है। अब आपका आंसर तो मिल गया, लेकिन वो प्रश्न को थोड़ा सा संवैधानिक भाषा में आपको पूछने की कोशिश करेगा। और इस सब्जेक्ट की मूलतः समस्या यही आती है कि विद्यार्थियों को जब सरल लैंग्वेज में पढ़ा दिया जाता है, तो विद्यार्थी सरल लैंग्वेज में पढ़ने के साथ ही बहुत अच्छे से समझ आते हैं, है ना। लगातार ऑफलाइन क्लासों में मैं ये देखता रहा हूं कि विद्यार्थी पहली क्लास में बहुत अच्छे से समझ आते हैं, लेकिन आगे जाकर जब एग्जाम में प्रॉब्लम सामने आती है, वो यही आती है कि वो पेपर सेटर हमेशा उन प्रश्नों में संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर देता है। और जब पेपर सेटर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करता है, तब विद्यार्थी उस सवाल को गलत करता है और गलतियां होने की संभावना लगातार बढ़ जाती है। तो यहां से एक प्रश्न उठने की पूरी संभावना है, जिसका लगातार इंतजार है। वो ये है कि मैंने आपको ये बता दिया कि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष हुआ था, लेकिन आपको प्रश्न ये पूछ ले कि भारतीय और अप्रत्यक्ष होने के कारण ही, ध्यान रखिएगा, भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष होने के कारण ही भारत की संविधान सभा को प्रतिनिध्यात्मक संविधान सभा भी नहीं कहा जाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, सीधा सा सवाल आपके बनने की पूरी संभावना यह रहेगी कि भारत की संविधान सभा प्रतिनिध्यात्मक नहीं है, क्यों? भारत की संविधान सभा प्रतिनिध्यात्मक नहीं है, क्यों? तो आपका आंसर क्या होगा कि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष हुआ था। इसका मतलब जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए भारत की संविधान सभा को प्रतिनिध्यात्मक संविधान सभा भी नहीं कहा जाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, इसी परिभाषा में से दो मैंने विकल्प वाले सवाल बताने की बात की है। आपके परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लिखना भी सीख गए होंगे, और विकल्प रूपी सवाल आएंगे तो उनका आंसर कैसे देंगे ये भी आप सीख गए होंगे। अब देखिएगा, अपन बात संविधान की कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा मित्रों, इस संविधान के बारे में कुछ बातें मैं और कर लेता हूं आपके सामने। वो ये है
कि परिभाषा के बाद कुछ तथ्यात्मक बातें आपसे पूछ ले कि विश्व का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा था। विश्व का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा था। और ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश था अमेरिका। विश्व का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा था भैया? अमेरिका। अब देखिएगा, अमेरिका ने विश्व में पहला लिखित संविधान बनाया था, और बनाया कब था? 1789 में। 1789 में विश्व का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश बना था अमेरिका। अब अपन एक महाद्वीप में निवास करते हैं, और आपको अच्छे से पता होगा कि अपन कौन से महाद्वीप में निवास कर रहे हैं, वो है एशिया। और आपको प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि एशिया का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश था, वो था कौन सा भैया? जापान। एशिया का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश था जापान। और मित्रों, जापान ने संविधान बना दिया था 1860 में। देखिएगा, अगली बात आपसे पूछ ली जाए कि एकमात्र देश जिसका संविधान अलिखित भी है, अर्थात विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित है? और अलिखित संविधान है मित्रों ब्रिटेन का, अर्थात अपन इंग्लैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन एक देशों का समूह है, इसलिए मैं इंग्लैंड भी कह सकता हूं। लेकिन यहां पर मित्रों मैंने एक बात लिखी कि अलिखित संविधान है इंग्लैंड का। अब देखिएगा, इंग्लैंड का अलिखित संविधान है, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न उठना वाजिब है, और वो प्रश्न क्या उठेगा कि मित्रों आप कह रहे हो संविधान अलिखित है, तो चलता कैसे है? आपको कोई घर जाकर प्रश्न ये पूछ ले कि आपने पढ़ के आए हो कि ब्रिटेन इंग्लैंड का संविधान है जो अलिखित है, तो अलिखित में फिर मामला चलता कैसे, है ना? तो उनको आंसर देना है कि अलिखित में शासन व्यवस्था चलती है परंपराओं के माध्यम से। शासन व्यवस्था का जो संचालन होता है वो होता है परंपराओं के माध्यम से, वो अलिखित संविधान है। और आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो है अपने भारत का। ध्यान रखिएगा मित्रों, सबसे बड़े में अपन ही आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, जहां पर लगभग निर्मित होते समय और वर्तमान में भी मूलतः आर्टिकल 395 ही है। ध्यान रखिएगा मित्रों, 395 ही आपको पता होगा वर्तमान में आर्टिकल है, और वर्तमान में आर्टिकल 395 मूलतः भी है। ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल ये पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में मूलतः आर्टिकल कितने हैं, तो 395 ही आपका आंसर सही होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और मैंने आपको कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, तो आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है मित्रों अमेरिका का, जहां पर केवल 7 यानी कि 7 आर्टिकल है। तो ध्यान रखिएगा कुछ बातें हैं कि विश्व का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश अमेरिका, एशिया का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश जापान, एकमात्र देश जिसका संविधान अलिखित है इंग्लैंड, और अलिखित में शासन व्यवस्था का संचालन कैसे होता है, परंपराओं के माध्यम से। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का, और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का। अब देखिएगा मित्रों, अपन बात संविधान की कर रहे हैं, अपन बात किसकी कर रहे हैं, संविधान की कर रहे हैं। तो आपको पता है कि अपने को बात जो पढ़नी है, क्योंकि अपने एग्जाम में जो सिलेबस में दे रखा है वो विश्व के संविधानों की बातें नहीं दे रखी है, अपने को पर्टिकुलर भारत के संविधान की बात करनी है। और ध्यान रखिएगा, जब भारत के संविधान की बात करनी है तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि भारत में संविधान का निर्माण हुआ। आपको पता है भारत में संविधान का निर्माण हुआ, लेकिन उससे पहले आपको पता होगा और आपको यह जानना भी पड़ेगा कि भारत में संविधान का निर्माण हुआ, लेकिन निर्माण करने के लिए सबसे पहले भारत में गठन हुआ था, वो गठन हुआ था आपके संविधान सभा का। तो अपने को सबसे पहले तो यह जानना पड़ेगा कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ध्यान रखिएगा मित्रों, क्योंकि आपको पता है कि भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा बनी, और उसी संविधान सभा ने तो भारत के संविधान का निर्माण किया, यह आपको अच्छे से पता है। लेकिन अपने को प्रश्न संविधान सभा के बारे में बहुत सारे पूछे जाते हैं और अलग अलग तथ्यात्मक प्रश्न पूछने की वो कोशिश करता है, ध्यान रखिएगा। अब भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन कई बार अपने एग्जाम में आज तक एक लगातार क्वेश्चन आता रहा है,
जो अब परंपरा बन चुकी है, बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है, और सीधा सा मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं तो आपको लगभग मैं मानता हूं कि 99.9% विद्यार्थियों को यह अच्छे से पता होगा कि भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया। आपको प्रश्न यह पूछ लिया जाए कि भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया, तो आपका लगभग सबका आंसर यही होगा कि सर कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा बनी। हाँ, वाजिब है। आपको मैंने कहा ना 99.9% विद्यार्थियों की आंसर है ना। यह आंसर पता इसलिए क्योंकि यह क्वेश्चन लगभग 1000 बार पूछा जा चुका है और सबको ही पता है। लेकिन आपको यह भी पता है, मैं भी आपको बता देता हूं कि आगे यह प्रश्न पूछने की संभावना ही नहीं है ना, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अब मैं आपसे प्रश्न यह पूछ लेता हूं कि आपने यह तो कह दिया कि भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। चलो ठीक है, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ, लेकिन मित्रों मैं आपसे यह जान लेता हूं, यह पूछ लेता हूं कि मेरे को बताइएगा कि क्या बिना किसी भारतीय मांग के अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन को भेजा और कैबिनेट मिशन आया और संविधान सभा का गठन करके चला गया? बिना मांग कोई काम होता नहीं है, बिना मांग कोई काम होता नहीं है। इसीलिए सबसे पहले तो मैं प्रश्न पूछ लेता हूं कि आपको पता होगा कि भारत में संविधान सभा के गठन के लिए लगातार मांगे उठी होगी, लगातार मांगे उठी होगी। भारतीयों ने यह लगातार मांगे की होगी कि हमारे देश में भी एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए और वो संविधान सभा हमारे भारत के संविधान का निर्माण करेगी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपन संविधान सभा के गठन में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि संविधान सभा के गठन के लिए भारतीयों ने कब कब मांगे की। अर्थात अपन यह बात करेंगे कि भारत में संविधान सभा के गठन के लिए कब कब प्रयास हुए, अर्थात संविधान सभा के गठन के लिए भारतीय प्रयास कब कब किए गए और कब कब मांगे की गई। मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछ लूं और आपको एग्जाम में पहला प्रश्न ये पूछ लिया जाए, है ना, कि भारत में संविधान सभा के गठन के लिए पहला प्रयास कब हुआ था, अर्थात पहली मांग कब की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रयास में पहली बात मित्रों आपको यह ध्यान रखनी है कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक विधेयक के माध्यम से की गई थी। ध्यान रखिएगा, और उस विधेयक का नाम था गृह स्वराज विधेयक। इस गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब और किसने की, तो ध्यान रखिएगा 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नंबर दूसरी बात आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि दूसरी मांग कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा सन 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा एक पत्रिका निकाला करते थे महात्मा गांधी, जिसका नाम आपको सबको अच्छे से पता होगा, वो थी यंग इंडिया। इस यंग इंडिया पत्रिका को महात्मा गांधी ने निकाला था, लेकिन 1922 में नहीं निकाला था। 1922 में यंग इंडिया पत्रिका के एक लेख में बात कही गई थी और उस बात का सवाल आपको पूछा जा चुका है और अभी मैं आपके सामने जिक्र करूंगा कि वो सवाल कैसे और कब पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि सन 1922 में 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका के एक लेख में, यंग इंडिया पत्रिका के लेख में बात लिखी और वो बात क्या लिखी कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। महात्मा गांधी ने संविधान सभा के गठन की मांग नहीं की। महात्मा गांधी ने संविधान सभा के गठन की मांग नहीं की। महात्मा गांधी ने एक लेख में बात बोली और वो बात क्या बोली, बात यह बोली कि भारत में संविधान सभा का गठन भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, अर्थात संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही निर्मित होगा। यह बोला महात्मा गांधी ने 1922 में। और अब देखिएगा मित्रों कि प्रश्न पूछने का तरीका क्या था। मैंने आपको बोला ना कि प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, तरीका क्या था। 2011 सेकंड ग्रेड एसएसटी वाला पेपर उठा के देख लेना, आपको प्रश्न यह पूछा गया कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा, यह कथन किसका है। ध्यान रखिएगा, यह कथन किसका है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको सबका आंसर मिल गया होगा कि महात्मा
गांधी का यह कथन है और 1922 में यंग इंडिया पत्रिका के लेख में यह कथन लिखा गया था। नंबर तीसरी मांग हुई थी वो हुई थी सन 1924 में, 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा, है ना, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ध्यान रखिएगा मित्रों, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये बात की गई थी और ये पंडित मोतीलाल नेहरू ने सन 1924 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, पंडित मोतीलाल नेहरू ने सन 1924 में, कब की बात कर रहा हूं मैं, सन 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, है ना। 1924 में मोतीलाल नेहरू ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में जाता है और हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर यह कहता है कि अब हम भारतीयों की बुद्धि इतनी परिपक्व हो गई है कि हम संविधान बनाने में कामयाब हो जाएंगे और इसीलिए अंग्रेजी सरकार अब बिना देरी किए हमारे भारत में एक संविधान सभा का गठन करे। यह पंडित मोतीलाल नेहरू ने मांग की सन 1924 में। अब देखिएगा लगातार मांगें उठ रही थी। 1895 से यह दौर शुरू हुआ था मांगों का और लगभग समय 1924 का आ चुका है ना। तो अंग्रेजों के भी ये मांगें सुन सुन के कान पक गए थे। तो जैसे ही मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हमारे भारतीयों की बुद्धि इतनी परिपक्व हो गई है कि हम संविधान बनाने में कामयाब हो जाएंगे, है ना, इसीलिए अब अंग्रेजी सरकार बिना देरी किए भारत में एक संविधान सभा का गठन करे। तो अंग्रेजों ने प्रत्युत्तर में क्या कहा कि हम आपके ऊपर कैसे बिलीव करें कि आप संविधान बनाने में कामयाब हो जाएंगे, है ना, और आप लगातार 1895 से मांगे कर रहे हो। इतनी आपकी बुद्धि परिपक्व कैसे हुई कि आप संविधान बना दोगे? होता क्या है संविधान, कहते कैसे संविधान, ये तो पता ही नहीं है और मुंह ऊंचा करके आ जाते हो और कहते हो हम संविधान बनाएंगे, है ना। ये बातें अंग्रेजों ने पंडित मोतीलाल नेहरू को बोली। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि पंडित मोतीलाल नेहरू उस समय का भारत का जाना माना वकील था, अर्थात कानूनों का अच्छा जानकार आदमी था। और कानूनों के जानकार आदमी को ये बातें बुरी लगती है कि संविधान कहते कैसे ये पता नहीं है। तो पंडित मोतीलाल नेहरू सीधा भारत आ जाता है और भारत आके कड़ी मेहनत करता है मित्रों 4 साल, और 4 साल की मेहनत के बाद वो वापस जाता है मित्रों, और वो वापस जाता है ब्रिटेन की संसद में। और ध्यान रखिएगा 10 अगस्त 1928 को, कब की बात कर रहा हूं मैं मित्रों, 10 अगस्त 1928 को ब्रिटेन की संसद में जाकर एक नेहरू रिपोर्ट पेश करता है। कौन सी रिपोर्ट पेश करता है? नेहरू रिपोर्ट पेश करता है। और यह नेहरू रिपोर्ट रखता है 10 अगस्त 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू रखता है ना। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे कहा कि मोतीलाल नेहरू को अंग्रेजों ने कहा कि संविधान होता क्या है यह पता नहीं है और आप संविधान निर्माण की बातें कर रहे हो। तो पंडित मोतीलाल नेहरू 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश करता है। और ध्यान रखिएगा मित्रों, इस नेहरू रिपोर्ट के बारे में एक सवाल बहुत शानदार बन सकता है जिसका लगातार इंतजार है, और वो इंतजार की घड़ियां अगले किसी भी एग्जाम में समाप्त हो सकती है। और वो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है ना। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा मित्रों नेहरू रिपोर्ट को। ध्यान रखिएगा, कुछ भटकाने वाले तत्व बहुत सारे आपके सामने आ रहे हैं, है ना। और लगातार विद्यार्थियों का ये मैसेज आता रहता है कि सर हम कौन सा यूट्यूब चैनल देखें, क्योंकि आज आपको सबको पता है ना, कि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की एक बाढ़ आ रखी है। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की एक बाढ़ आ रखी है। हर कोई मुंह ऊंचा करके यूट्यूब चैनल बना लेता है और पढ़ाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि मित्रों आपको पता है कि यूट्यूब चैनल में पढ़ाना बहुत सरल काम है। सरल काम क्यों है? क्योंकि सामने
क्रैश क्वेश्चन करने वाले कोई विद्यार्थी होते नहीं है। ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाएं तब पता चलता है ना, कि क्रैश क्वेश्चन होता है, और वहां पर विद्यार्थियों की जिज्ञासा को तब तक शांत नहीं करोगे जब तक आप क्लास में टिक नहीं पाओगे। इसीलिए कुछ आपको ये जो अपवाद स्वरूपी तत्व आपके सामने आते हैं वो कई बार प्रश्न गलत बता देते हैं और विद्यार्थियों का बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। इसीलिए मेरी विद्यार्थियों से ये राय है कि आपको जिस पर बिलीव हो, मैं ये नहीं कहता कि मेरे को ही देखो, है ना, लेकिन आप लगातार मेरे से जुड़े रहें ऑफलाइन में, और मैं लगातार 6-7 साल से आपके बीच लगातार ऑफलाइन हूं, है ना, और मेरे द्वारा पढ़े हुए विद्यार्थी आपको पता होगा, और आप लगभग जोधपुर में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ भी चुके होंगे, और उन विद्यार्थियों को पता है कि पिछले कौन कौन से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन और किस किस के क्लास नोट से क्वेश्चन ज्यादा उठे, वो सब विद्यार्थी जानते हैं। लेकिन मैं इस सवाल की बात कर रहा हूं, वो ये है कि मैंने कहा आपको अगर ये प्रश्न पूछ ले कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है, तो नेहरू रिपोर्ट को। गलती क्यों होगी? क्योंकि कुछ एक आपको पढ़ाने वाले टीचर आपको ब्लूप्रिंट में ये बातें भी लिखवाते हुए मिलेंगे, बताते हुए मिलेंगे, और वो बताते हुए क्या मिलेंगे कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट 1935 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। लेकिन मित्रों ये गलत है ना। आपको ब्लूप्रिंट पूछ ले तो आपका आंसर नेहरू रिपोर्ट होगा, न कि 1935 का भारत शासन अधिनियम। दोनों में थोड़ा सा अंतर है ना, और दोनों के प्रश्न पूछने का तरीका भी अलग रहेगा। मित्रों अलग अलग क्या तरीका रहेगा? मैंने कहा आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है, आपका आंसर नेहरू रिपोर्ट ही होगा, और आपको नेहरू रिपोर्ट ही करना है ना। तो आप प्रश्न ये उठाओगे कि फिर 1935 की बात बीच में कहां से आई, और 1935 लोग बताते क्यों बताते हैं? क्योंकि आपको पता है 1935 का भी थोड़ा सा रोल है, और वो ये है कि आपको प्रश्न ये पूछ ले कि भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान किसका है, भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो मित्रों आपका आंसर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। ब्लूप्रिंट पूछ ले तो नेहरू रिपोर्ट बताओगे, है ना। और आपको प्रश्न ये पूछ ले कि भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो 1935 के दिन। इसका मतलब यह हुआ कि जब भारत के संविधान का अपन निर्माण कर रहे थे, तो निर्माण करते समय आपको पता है कि सर्वाधिक बातें जो अपन ने ली है वो 1935 के अधिनियम से लिए, वो सर्वाधिक योगदान वाली बात 1935 के अधिनियम की आएगी। और आपको प्रश्न ब्लूप्रिंट का पूछ ले तो नेहरू रिपोर्ट बताना है ना। अब नेहरू रिपोर्ट रखी गई थी 10 अगस्त 1928 को, और नेहरू रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट भी असफल हो गई थी। और असफल होने का मित्रों रीजन यह है कि इस नेहरू रिपोर्ट का सबसे ज्यादा और जबरदस्त विरोध करने वाला आदमी था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस नेहरू रिपोर्ट का जबरदस्त विरोध किया था, और इसीलिए यह नेहरू रिपोर्ट असफल हो गई थी, है ना। अब आप ये प्रश्न मेरे से पूछोगे कि इस भीमराव अंबेडकर ने इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध क्यों किया, क्या रीजन था इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध का? ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर का विरोध करने का जो कारण था वो भी जायज था। और जायज क्यों था उसका रीजन ये है मित्रों कि इस नेहरू रिपोर्ट में पंडित मोतीलाल नेहरू ने भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग की थी, है ना। इस नेहरू रिपोर्ट में पंडित मोतीलाल नेहरू ने भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग की थी। और ध्यान रखिएगा, इस डोमिनियन स्टेट के दर्जे वाली मांग के कारण ही इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ध्यान रखिएगा। अब आप ये सवाल पूछोगे मेरे से कि डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है, तो डोमिनियन स्टेट कोई अपन हिंदी भाषा में कह सकते हैं अधिराज्य। अधिराज्य का आप अर्थ पूछोगे कि अधिराज्य का मतलब क्या होता है ना। अधिराज्य का मतलब क्या होता है, तो अपनी भाषा में मैं बात करूं कि अधिराज्य का मतलब क्या होता है, तो मित्रों ये ध्यान रखना, अधिराज्य का मतलब ये होता है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भारत को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करना है,
पूर्ण स्वतंत्र नहीं करना है, अंतिम शक्ति अंग्रेजों के हाथों में रहेगी, लेकिन अंग्रेजों के निर्देशानुसार शासन व्यवस्था का संचालन भारतीय करेंगे, है ना। तो हम इस मोतीलाल नेहरू ने कहा भारत को पूर्ण स्वतंत्र मत करो, और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, और विरोध के परिणाम स्वरूप यह नेहरू रिपोर्ट भी मित्रों असफल हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस नेहरू रिपोर्ट को ही इस ब्लूप्रिंट वाला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और वो ध्यान रखिएगा। आपको प्रश्न ये पूछ ले कि अगली मांग कब हुई थी। मैंने आपके सामने 3 मांगों की चर्चा की है मित्रों, और वो चर्चा ये की है कि आपसे पहली बात ये पूछ ले कि सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन की मांग कब हुई, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। दूसरी मांग सन 1922 में मांग नहीं की थी, मैंने कहा 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका के लेख में कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। और तीसरी बात, सन 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने जाकर ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की। अब अगली अपन बात मांग की चर्चा करें तो वो अगली मांग और नंबर 4 वाली बात करें तो वो मांग थी सन 1934 में, 1934 में एक पार्टी, एक दल जिसका नाम आपने पढ़ रखा होगा स्वराज दल ने भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ध्यान रखिएगा मित्रों, सन 1934 में स्वराज दल के द्वारा भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, और 1934 में स्वराज दल के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई। अब देखिएगा यहां पर प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है कि स्वराज दल ने संविधान सभा के गठन की मांग कब की, तो आप आंसर बताओगे 1934 में। लेकिन मैं आपसे प्रश्न ये पूछ लूं कि इस स्वराज दल का गठन कब और किसने किया था। ध्यान रखिएगा, इस स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी। 1934 में तो इसने संविधान सभा के गठन की मांग की, लेकिन स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी मित्रों 1 जनवरी 1923 को, 1933 को पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा, अर्थात चित्तरंजन दास के द्वारा मिलकर भारत में संविधान सभा के गठन की मांग इस स्वराज दल का गठन किया था। और स्वराज दल ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1934 में। और यह सवाल मित्रों अभी हाल ही में आपसे पूछा जा चुका है। और प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है ना, कैसा पूछा गया है। स्वराज दल ने संविधान सभा के गठन की मांग कब की, यह नहीं पूछा। प्रश्न आपसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर अर्थात जीके वाले पेपर में आपसे प्रश्न यह पूछा जा चुका है कि स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी। और वहां पर ऑप्शन का तरीका था दिसंबर 1923, जनवरी 1923, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो आपका राइट आंसर क्या था, जनवरी 1923, अर्थात 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना की थी पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। और स्वराज दल ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी, वो की थी 1934 में। अगली मांग भी 1934 में ही की गई थी, और 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, वो की गई थी मित्रों MN राय के द्वारा। MN राय के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1934 में। लेकिन यहां पर प्रश्न एक बहुत ही शानदार बनने वाला है, और वो प्रश्न पूछने का तरीका क्या रहेगा, और ऐसा प्रश्न पूछा तो लगभग विद्यार्थी गलत क्यों करेंगे, वो सारे तरीकों पर मैं चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि आपको प्रश्न यहां पर पूछ के वो भ्रमित करके गलत करवाने की कोशिश करेगा। और गलत क्यों करेंगे विद्यार्थी, उसका रीजन सुनना मित्रों, कि आपको अभी मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा और आपको वो बातें मैं बता भी चुका हूं कुछ समय पहले, है ना। और वो बात क्या थी कि आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब और किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन आपको एक प्रश्न और पूछेगा और उसमें भी प्रथम शब्द का प्रयोग करेगा, और उसमें अगर आपने आंसर वो 1895 वाला दे दिया, आपका सवाल मित्रों गलत हो जाएगा, है ना। और वो प्रश्न ये पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष तरीके से,
भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा के गठन की मांग कब और किसने की? ध्यान रखिएगा, 1934 में एम.एन. राय ने पहली बार भारत में संविधान सभा के गठन का जो तरीका बताया वो प्रत्यक्ष तरीके की चर्चा की थी। इससे पहले संविधान सभा के गठन की मांगे जरूर हुई, लेकिन तरीका कौन सा रहेगा इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। 1934 में एम.एन. राय पहली बार कहता है कि भारत में संविधान सभा का गठन होगा और उसका तरीका भी प्रत्यक्ष रहेगा। अर्थात आपसे प्रश्न दो तरीके के पूछे जाएंगे और दोनों में ही ध्यान रखना मित्रों, आंसर अलग अलग होगा। मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि आपको प्रश्न यह पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब और किसने की, तो आपका आंसर होगा 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और आपको प्रश्न यह पूछ ले मित्रों कि भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा के गठन की मांग कब और किसने की, तो 1934 में एम.एन. राय ने पहली बार भारत में प्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। एम.एन. राय जिसको आप जानते होंगे, और जानते क्यों होंगे मित्रों, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एसआई में एक सिलेबस में टॉपिक है जिसका नाम आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल पार्टी, अर्थात राजनीतिक दल। और ध्यान रखिएगा उन राजनीतिक दल वाले टॉपिक में से पिछले फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में लगातार सवाल उठे हैं, और इसीलिए मैंने एम.एन. राय के साथ इस टॉपिक को जोड़ा है कि एम.एन. राय ने एक पॉलिटिकल पार्टी की भी स्थापना की है ना, एक राजनीतिक दल की भी स्थापना की है, और वो राजनीतिक दल वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की श्रेणी में आता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं, संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 है, लेकिन एक ऐसा इन 8 में से राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना एम.एन. राय ने की थी, और उसका नाम है भाकपा। भाजपा नहीं मित्रों, भाकपा, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि सीपीआई। और इस सीपीआई की स्थापना एम.एन. राय ने की थी 1925 में, और इसी एम.एन. राय ने भारत में पहली बार प्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा के गठन की चर्चा की थी, वो की थी 1934 में। और अंतिम बात मैं संविधान सभा के गठन की करूं तो ये है मित्रों, और वो ये है कि सन 1938 में 1938 में सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ध्यान रखिएगा पंडित मोतीलाल नेहरू नहीं है, यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू है मित्रों। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहां पर 1938 में एक बात बोली गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की बात नहीं की, लेकिन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। प्रश्न आपसे कई बार पूछने की संभावनाएं लगातार बनी हुई रहती है कि प्रश्न ये पूछ ले कि भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात किसने कही थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कही थी। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, सबसे पहले मैं बात करूं, अपन चर्चा ये कर रहे हैं कि भारत में संविधान सभा के गठन की भारतीयों ने कब कब मांगे की, और 6 प्रकार की मांगों पर अपन ने चर्चा की है। सबसे पहली मांग मैंने आपको अभी अभी बोला कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब और किसने की, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि 1922 में महात्मा गांधी ने भी यंग इंडिया पत्रिका के लेख में एक लाइन लिखी थी, और वो ये थी मित्रों कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। तीसरी मांग सन 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा, पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर भारत में संविधान सभा के गठन की चर्चा करता है ना। चौथी 1934 में स्वराज दल के द्वारा भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। लेकिन आपसे प्रश्न मैंने कहा पिछले फर्स्ट ग्रेड में क्या पूछा, स्वराज दल की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1923 को पंडित मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा की गई थी। अगली मांग 1934 में एम.एन.
राय के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष तरीके की मांग की गई थी। मैंने आपको प्रश्नों के दो तरीके बताई दिए कि आपको प्रश्न ये पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग किसने की, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। और आपको प्रश्न ये पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा के गठन की मांग कब और किसने की थी, तो 1934 में MN राय ने। और लास्ट बात मैं करूं तो यह है कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया, क्या कहा गया, कि भारत में संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। अभी अपन चर्चा यह कर रहे थे कि भारत में संविधान सभा के गठन की लगातार भारतीयों ने मांगे कब कब की। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये लगातार भारतीय मांगे थी और भारतीय ये मांग कर रहे थे कि हमारे भारत में भी संविधान सभा का गठन किया जाए। अब ध्यान रखिएगा, भारत में संविधान सभा के गठन की लगातार भारतीय मांगे कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि अंग्रेज भी उनको समय समय पर शांत करने के लिए, सांत्वना देने के लिए लगातार ये कहेंगे कि ठहरो, हम आपके लिए जरूर संविधान सभा गठन करेंगे। अभी अभी मैंने शुरुआत में आपसे एक प्रश्न पूछा है ना, और वो प्रश्न ये था मित्रों कि भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया। आपका सबका आंसर था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, है ना। लेकिन आपको मैं ये प्रश्न पूछ लूं कि क्या कैबिनेट मिशन अंग्रेजों के द्वारा किया गया पहला प्रयास था? क्या अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन से पहले भारत में संविधान सभा के गठन की कभी भी चर्चा नहीं की थी, प्रयास नहीं किए थे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन से पहले भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी कोई भी चर्चा करता नहीं है, लेकिन अब यह समय आ चुका है कि वहां अपने को सवाल बनने की संभावना रहती है और वहां से प्रश्न पूछने की संभावना लगातार बनी हुई रहती है। मित्रों ध्यान रखिएगा, अपन अभी तो चर्चा कर रहे थे कि भारतीयों ने संविधान सभा के गठन की कब कब मांगेगी, लेकिन अब अपन ये चर्चा कर रहे हैं कि भारत में संविधान सभा के गठन के लिए अंग्रेजों ने कब कब प्रयास किए, अर्थात अपन चर्चा करेंगे अंग्रेजी प्रयास की। अभी तक अपन चर्चा कर रहे थे भारतीय प्रयास की, अब अपन चर्चा कर रहे हैं अंग्रेजी प्रयास की। भारतीय लगातार संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे मित्रों, है ना, तो अंग्रेजों ने भी उनको समय समय पर शांत करने के लिए कहा कि हम आपके लिए जरूर संविधान सभा गठन करेंगे। अब कैबिनेट मिशन में आपको स्पष्ट कर चुका हूं, कैबिनेट मिशन अंग्रेजों का पहला प्रयास नहीं था, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि कैबिनेट मिशन से पहले भी अंग्रेज भारत में संविधान सभा के गठन के प्रयास कर चुके थे। तो आपको मैं पहला प्रश्न यह पूछ लूं कि मेरे को यह बताइएगा कि कल के दिन आपको सवाल को यह पूछ ले कि अंग्रेजों ने पहली बार कब और कौन से प्रस्ताव में यह बताया कि हम भारत में एक संविधान सभा गठन करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर यह होगा, सबसे पहली बात अपन मैं करें तो अपन यह करेंगे कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 8 अगस्त 1940 को, ध्यान रखिएगा मित्रों, मैं डेट लिख रहा हूं आपके सामने, 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय था जिसका नाम आपको पता होगा लॉर्ड लिनलिथगो। 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया था जिसका नाम आपने पढ़ा होगा अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया जिसका नाम था मित्रों अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव था? अगस्त प्रस्ताव। अब देखिएगा, इस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज पहली बार यह कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया और इस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार कहा कि हम भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरी बात में क्या बोला कि संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन उस संविधान सभा में हम उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल करेंगे जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए। अब देखिएगा, यहां पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं, उसको अच्छे से समझना मित्रों। वो ये है कि ये कह रहे हैं
कि हम भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे, है ना, और उस संविधान सभा में उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल करेंगे जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए। अब देखिएगा, इसकी असफल हुआ। मैंने कहा सफल प्रयास तो कैबिनेट मिशन हुआ, लेकिन कैबिनेट मिशन से पहले भी अंग्रेज भारत में 3 बार, कितनी बार, 3 बार संविधान सभा के गठन के प्रयास कर चुके थे, लेकिन वो तीनों ही प्रयास असफल रहे। और वो असफल क्यों रहे, उसका रीजन मैं बता रहा हूं, उसका कारण बता रहा हूं। उसमें पहला मैं प्रयास जिसकी चर्चा कर रहा हूं, ये असफल क्यों हुआ, उसका रीजन सुनना मिलता हूं। और वो ये है कि ये कह रहे हैं कि हम भारत में एक संविधान सभा गठन करेंगे और उस संविधान सभा में उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल करेंगे जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए। अब देखिएगा, आपके मन में एक सवाल उठा कि ये राष्ट्रीय जीवन का मतलब क्या हुआ, और राष्ट्रीय जीवन वाली बात के कारण ये प्रस्ताव असफल होगा। मित्रों, इसको अच्छे से समझना, सरल भाषा में समझना, अपनी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। और जो अच्छे से समझने की कोशिश करेगा वो 100% समझेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं लगातार ऑफलाइन क्लासों में भी ये बोलता आया हूं, आपके सामने लगातार बोलता रहा हूं कि कोई क्लास में कसम खा के बैठा है कि मेरे को नहीं समझना, उसकी बात अलग है, बाकी जो समझने की इच्छा से बैठा है वो 100% समझेगा, ये मेरी गारंटी है ना। और वो बात ये मैं कर रहा हूं कि राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए लोगों को शामिल करेंगे, और राष्ट्रीय जीवन की मित्रों बात कर रहा है 1940 में। अब ध्यान रखिएगा, समय है 1940 का, और आपको मैं पूछ लूं 1940 में क्या हो रहा था, तो आपको सबको पता होगा मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। 1939 से 45 तक चला, 1940 में द्वितीय विश्व चल रहा था। तो राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए शब्द का सीधा अर्थ ये हुआ, अंग्रेजों की मन में भावना ये थी, और वो भावना क्या थी कि ऐसे भारतीय लोग जो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं, ऐसे भारतीय लोग जो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं, उन्हीं भारतीयों को राष्ट्रीय जीवन से जुड़ा हुआ माना जाएगा, उन्हीं भारतीयों को राष्ट्रीय जीवन से जुड़ा हुआ माना जाएगा, और उन्हीं भारतीयों को संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। तो उन्हीं भारतीयों को संविधान सभा में शामिल किया जाएगा, तो इसका मतलब अर्थ क्या निकल रहा है, अर्थ यह निकल रहा है कि राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए लोगों को शामिल करेंगे। इसका मतलब सीधा अपन सरल भाषा में समझें तो ये अंग्रेज ये कह रहे हैं कि उन्हीं भारतीयों को शामिल करेंगे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। अब मित्रों बात 1940 की है, और मैं आपसे सबसे पूछ लेता हूं कि क्या द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस ने अंग्रेजों की सहायता की? क्या गांधी ने की? क्या नेहरू ने की? क्या पटेल ने की? नहीं, किसी ने नहीं की, क्योंकि अपन सब कुछ ये जानते हैं, और वो ये जानते हैं कि अगर ये सारे अंग्रेजों की सहायता करते तो भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलता, क्योंकि आपको पता है कि उधर तो द्वितीय विश्व चल रहा था और इधर भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और अगर ये सारे सहायता करते तो भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलता। तो इसीलिए इस राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए शब्दों के कहने के कारण ये जो अंग्रेजों की सहायता नहीं कर रहे थे वो तो संविधान सभा में शामिल ही नहीं हो रहे। तो इसका मतलब कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, गांधी, नेहरू, पटेल, ये जितने भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे वो इस शब्द के कारण संविधान सभा के गठन में भागीदार बन ही नहीं रहे। तो इसी राष्ट्रीय जीवन वाली शब्द के कारण ही इस अगस्त प्रस्ताव का मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया था मित्रों, और इन दोनों के विरोध के परिणाम स्वरूप ही यह अगस्त प्रस्ताव क्या हो जाता है, असफल। और इस अगस्त प्रस्ताव की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ नहीं था। और ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया, और इसी विरोध के कारण यह प्रस्ताव क्या हो गया था, असफल हो गया था। मित्रों इससे आगे की चर्चा अपन करेंगे अगले वीडियो में। एक बार और आप मेरे प्रिय विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा सके। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।